जी सर। नमस्ते विकास। अरे नमस्ते सर, आप ऐसा ना किया करें। सर नमस्ते। नमस्ते सर। अंशुमन सर नमस्ते। अंशुमन नमस्ते। पुरुष सर आए, एक बार इनवाइट जी भेजिए जी जी, प्लीज। मैं भेज रहा हूँ। जी सभी को नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, पुरुष सर इनवाइट भेजा है सर, मैंने भी आपको आपको तो अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप एक्सेप्ट इनविटेशन आए। सभी को नमस्ते। अंशुमन एक बार, विकास एक मिनट म्यूट कीजिए। अंशुमन एक बार सर जी को जी फोन कर रहा कर हूँ। ले। हाँ हाँ जी जी। सर, मैंने इनवाइट किया है। पुरुष सर आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेप्ट इनविटेशन दिखाई देगा। बहरहाल हम रूम रीसेट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। विकास एक बार रूम रीसेट करें और फिर जी हम जी बात आगे जी बढ़ाते हैं। जी जी जी, मैं करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार। ये रिसर्च एंड लाइजर ग्रुप का ये रूम है, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं नेहरूवियन थॉट के ऊपर, या फिर हम नेहरू को कैसे समझें। इस बातचीत को हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की पढ़ी, उसके बाद फिर हमने कुछ और चर्चाएं की, कर्टन रेजर भी किए, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए गए। तो ये पूरी आज की जो बातचीत है, इसके पहले कुछ एक्सरसाइजेज हुई हैं, तो उस पर आगे आएंगे। फिलहाल मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ इस क्लब का। ये क्लब में हम काफ़ी समय से, करीब 1 साल से ऊपर हो गया, हम ऐसे रूम्स, ऐसी सीरीज करते आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग लोगों पे, या फिर अलग अलग इवेंट में, खासकर हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में जो हुए हैं। तो उसी कड़ी में आज का रूम है, तो आप सब बने रहें। और अंशुमन सर, मैं आपसे चाहूँगा कि आप पुरुषोत्तम सर का इंट्रोडक्शन कराते हुए बातचीत को उनके माध्यम से आगे बढ़ाएं। जी अंशुमन सर। जी जी। शुक्रिया विकास भाई। पुरुषोत्तम सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का स्वागत है। विषय विकास भाई ने, मनीष भाई ने बता ही दिया है। पुरुषोत्तम सर हमारे साथ हैं अब। और पुरुषोत्तम सर जो है वैसे तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी जानकारी पुरुषोत्तम सर के बारे में आप लोगों को दे देता हूँ कि पुरुषोत्तम सर का जो नाता है वो बेसिकली ग्वालियर से है। जीवाजी यूनिवर्सिटी और जेएनयू से सर का गहरा नाता रहा है। सर ने 1985 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और रिसर्च का विषय था, जो सर का मेन विषय भी है, द सोशल मीनिंग ऑफ कबीर भक्ति। और सर उन सौभाग्यशाली, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी है जब हम सर के बारे में बात करें, तो सर उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी रिसर्च प्रोफेसर नामवर सिंह सर के सुपरविजन में पूरी की। और सर 2007 से 2013 तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। हम सब लोग पुरुषोत्तम सर को अनगिनत बार टीवी पे सुन चुके हैं। उनके लेक्चर्स, उनकी इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस यूट्यूब पे हम लोग देखते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक बहुत अच्छी स्पीच सुनी है, और ट्विटर पे तो सर एक्टिव हैं ही हैं। तो पुरुषोत्तम सर, अब आपकी ओर हूँ। अपना माइक आप अनम्यूट करें, और अब हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं।
सर आपकी स्क्रीन पे सबसे नीचे एक माइक का बटन होगा, उसको एक बार आप टच करेंगे, क्लिक हाँ करेंगे। हाँ, ठीक जी है सर। ठीक है। जी सर। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, गुड गुड गुड। तो शुरू करें या आप लोग कुछ सवाल वगैरह से शुरू करेंगे? क्या आपने सोचा है? मनीष भाई। जी सर नमस्ते। सर नमस्कार मनीष बोल रहा हूँ। मनीष जी बोल रहा हूँ सर। जी जी जी। सर सर हम असल में जैसे अभी विकास बता रहे थे, हम लोग पिछले काफी समय से फ्रीडम स्ट्रगल पर लेकर और 47 तक आए, और अभी हमने 47 पर बात करते हुए टू नेशन थ्योरी को लेकर कोई एक 28 दिन बातचीत की, जिसमें अलग अलग स्पीकर्स के थ्रू हमने कई सारी बातें की। वहां पर हम लोगों ने एक बात समझी कि जिस तरह से आजादी से पहले गांधी की एक प्रासंगिकता दिखलाई देती है ना, उसी तरीके से आजादी के बाद नेहरू एक बड़े फिगर के रूप में दिखलाई देते हैं, है ना। हम भारत निर्माताओं के हिसाब से बात कह रहे हैं। और फिर हमने इस एवज में ये भी किया कि हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ते हुए विशेषतः आपकी वो जो किताब है कौन है भारत माता, जी है ना, उसको हमने एज अ ब्रिटानिया की वो जो कुक बुक होती है उसकी तरह से उसको लिया, और जहां जहां पर हमको दिक्कतें हुई वहां वहां पर हमने आपकी किताब के रेफरेंसेस लिए, है ना। क्योंकि आपने जो किताब में काम किया है वो तो मतलब इट इज, वो तो एनसाइक्लोपीडिया जैसा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिसने इसको ईमानदारी से पढ़ा होगा उसको ये मालूम है कि वो किताब में कितना काम आपने किया है ना। हमने उस किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सवालों से हम गुजरे, है ना, जिसमें से एक सवाल ऐसा भी आता है कि नेहरू जी की जो मुसलमानों के प्रति राय बनती है वो किस तरह से बनती है, एक। और जब हम उनको मुस्लिम लीग के साथ देखते हैं या उनके बरक्स खड़ा करके देखने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे देखा जाता है, ए। और वो विचार उनका कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, और ये गौरतलब बात है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया 40 के बाद लिखी जा रही है, खासकर 42 के बाद लिखी जा रही है ना। और फिर वहां पर हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, खासकर किताब को लेकर ज्यादा सवाल है ना। किताब में सवाल हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे हमको यूं दिखाई देता है किताब में कि नेहरू जी जिस व्यक्ति को जितनी जगह देनी चाहिए, है ना, एज अ हिस्ट्री में या उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन हिस्ट्री बताते हुए वो उनको उतनी जगह दे रहे हैं, और जब वो जगह दे रहे हैं तो सावरकर को कोट करना नहीं भूलते वो, है ना। और मैं वहां से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और जब मैं आजादी के बाद उनको देखने की कोशिश कर रहा हूं तो फिर एक सवाल बड़ा मन में उठता है कि नेहरू जी को कैसे देखा जाए, है ना। नेहरू जी को समाजवादी या सोशलिस्ट लीडर की तरह से देखा जाए, या उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो सोशलिस्ट पॉइंट से देखा जाना चाहिए, या लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट पॉइंट से देखा जाना चाहिए, या कोई बीच का कोई रास्ता उनका है, और वो कोई अगर रास्ता बीच का है तो ऐसा क्यों है, ए। और फिर मेरे जैसा मैंने आपसे उस दिन भी कहा था सर, मेरी बड़ी इच्छा सी है कि गांधी के मॉडल पर जो गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया है उसके उसके ठीक उससे बेहतर क्यों नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया दिखाई देता है ना। और वो डेवलपिंग नेशन या आजाद भारत में किस तरह से वो परिलक्षित होता है भारतीय परिवेश में, है ना, या क्या उस समय हमारी डिमांड थी। उस तरह के तमाम कुछ उल जलूल से सवाल भी हैं, कुछ सार्थक से सवाल हमको ऐसे जान पड़ते हैं। तो इन सवालों की तरह से मैं, आप कोई सा भी सवाल लेकर आगे बढ़िए सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सवाल रखेंगे, आप जहां रुकना चाहें वहां रुकिए, फिर हम सवालों के साथ भी आगे आगे बढ़ते रहेंगे सर। बहुत धन्यवाद मनीष, बहुत धन्यवाद अंशुमन, और आप सभी दोस्तों का बहुत आभार कि इस बातचीत के लिए आपने मुझे बुलाया। और जो सवाल आपने उठाए हैं उनमें से कोई भी उल जुलूल नहीं है, सभी सार्थक सवाल हैं और सभी इस वक्त के लिए बेहद प्रासंगिक सवाल हैं, और इन पर थोड़ी गंभीरता से, भावुकता से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले आपके इस सवाल को लेता हूं कि नेहरू जी को सोशलिस्ट माने, कम्युनिस्ट माने, क्या माने। देखिए, नेहरू जी की सबसे बड़ी विशेषता, जैसा मैंने अपनी किताब हु इज भारत माता की जो भूमिका है अंग्रेजी वाली, डिस्कार्डिंग द एक्सट्रीम्स लुकिंग फॉर एन एनलाइटेंड मिडल,
एक प्रबुद्ध मध्य मार्ग की खोज। और मेरी ये मान्यता है कि अगर आप समूची भारतीय चिंतन परंपरा और ज्ञान परंपरा को देखें तो उस भारतीय चिंतन परंपरा और ज्ञान परंपरा में ये बात बहुत साफ तौर से नजर आती है कि कोई भी सिस्टम ऑफ नॉलेज, कोई भी विचार, उसे ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो सत्य का अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है या उसके पास दुनिया की सभी वर्तमान और आने वाली समस्याओं का समाधान है। ये संभव नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तानी सोच में मुसलमानों के आने के पहले भी और मुसलमानों की सोच पर भी इसका गहरा असर पड़ा। अब अगर आप ओवरऑल हिंदुस्तान को देखें, हिंदू मुसलमान सबको मिलाकर, बौद्ध जैन सबको मिलाकर, तो आप पाएंगे कि मध्य मार्ग, एक्सट्रीम्स का त्याग और ये मानना कि सच्चाई के कई पहलू हो सकते हैं और हमें उनका एक संतुलित रूप खोज करके उन पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस बात को बार बार याद दिलाता हूँ मित्रों को कि नासदीय सूक्त जो है ऋग्वेद का, जिसमें ये कहा गया है कि सृष्टि का रहस्य फला जानते हैं, ढिका जानते हैं, नहीं वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। अंत में उस मंत्र में कहा जाता है कि संभवतः इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है वो जानता है, और उसके बाद ये रिमार्केबल स्टेटमेंट आता है कि वो भी नहीं जानता। यानी सृष्टि का अध्यक्ष आप उसे ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, ऋग्वेद का ये सूक्त ये अद्भुत घोषणा करता है कि सृष्टि का रहस्य तो वो भी नहीं जानता। क्योंकि सृष्टि, जैसा कि आज हम जानते हैं विज्ञान की सहायता से, कि ब्रह्मांड लगातार विकसित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, और इसकी शब्द से, जो हमारे यहाँ की पुरानी शब्दावली है, सचमुच शब्द से अनादि और अनंत है। तो इसके रहस्यों को, इसको पूरी तरह जानने का दावा कोई नहीं कर सकता। इसी का एक रूप हम वहाँ देखते हैं भगवान बुद्ध के यहाँ, जहाँ बल सम्यक पर है। इसी का एक रूप हम भगवान महावीर के यहाँ देखते हैं, जहाँ जैन दर्शन में अनेकांत या स्यादवाद की स्थापना की गई कि सत्य को देखने के कई पहलू हो सकते हैं और इसलिए यथासंभव उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपनी पुस्तक में शैव दर्शन के प्रकांड पंडित और काव्य शास्त्र के प्रकांड पंडित अभिनव गुप्त को उद्धृत किया है, ना ही एकया दृष्टिया सम्यगम निर्वर्णनम निर्वहति। किसी एक नजर से दुनिया को पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। इसलिए आपको अपने समय को देखते हुए, आपके सामने जो चुनौतियां हैं उनको देखते हुए, आपके सामने जो विकल्प उपलब्ध हैं उनको देखते हुए बाइनरीज के परे जाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, और इंडियन ट्रेडिशन हैज बीन अंडरटेकिंग दिस एडवेंचर क्वाइट रेगुलरली। आप नेहरू के समय को देखें, बहुत सहज था ये चुनाव कि आप या तो सीधे सीधे कम्युनिस्ट होने के अर्थ में सोशलिस्ट हो जाएं, सोवियत संघ के साथ भारत का संबंध जोड़ दें, या अमेरिका के साथ जोड़ दें। उस समय बहुत से लोग कहते भी थे, बहुत सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि भारत पूरी तरह अमेरिका से जुड़ जाए, बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि भारत पूरी तरह सोवियत संघ से जुड़ जाए, और दोनों तरह के लोग नेहरू से खफा रहते थे क्योंकि नेहरू ने यह निर्णय किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। नेहरू ने जिस गुट निरपेक्षता की कल्पना की, एक बहुत रिमार्केबल चीज इस अर्थ में थी कि जहां दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, वहां उपनिवेशवाद से ताजा ताजा आजाद हुए देशों की अपनी एक अलग आवाज होनी चाहिए। और ये हम सब जानते हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ कोई नैतिक निष्क्रियता नहीं था। जहां पोजीशन लेनी है वहां ली जाएगी, लेकिन ना तो हम पूरी तरह सोवियत गुट में शामिल होंगे, ना अमेरिकी गुट में शामिल होंगे। इसी का एक रूप था मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसकी उनके जमाने में काफी खिल्ली उड़ाई गई। कहा गया कि पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां इसमें हैं, साम्यवादी व्यवस्था की बुराइयां इसमें हैं, अच्छाई एक की भी नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली इस बात को देखें तो आज जब 2021 में हम इस पर बात करते हैं तो एक तरफ तो आप देख लीजिए कि जब आप पूरी तरह उस तरह की कम्युनिस्ट व्यवस्था अपना लेते हैं जिसमें कि मार्केट का रोल ही आप मानने को तैयार नहीं है, सब कुछ सेंट्रल प्लानिंग के जरिए ही होगा, मार्केट और इंडिविजुअल इनिशिएटिव और इंडिविजुअल चॉइस कोई रोल प्ले नहीं करेगी, तो या तो आप सोवियत संघ की तरह विघटित होंगे या फिर चीन की तरह
अ कैपिटलिस्ट कंट्री रूल्ड बाय अ कम्युनिस्ट पार्टी। उस स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। सोवियत संघ के विघटन और चीन के इस परिवर्तन को बहुत से लोग पूंजीवाद की अंतिम विजय मानते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब ही लिखी थी 1991 में, द एंड ऑफ हिस्ट्री, और उन्होंने घोषणा की थी कि लिबरल कैपिटलिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी अमेरिकी मॉडल का वही इतिहास का अंत है और दुनिया भर को अंततः वहीं जाकर के पहुंचना है। वही फ्रांसिस फुकुयामा जब 2017 में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर अपनी किताब लिखते हैं तो उसके सिलसिले में दिए गए इंटरव्यूज में वही बात बार बार कहते हैं कि थैचराइट और रीगन के इकोनॉमिक्स ने बहुत नुकसान किया है और इस तरह का सिस्टम चल नहीं पाएगा। वो ये कहते हैं कि अगर सोशलिज्म का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है तो उसे वापस आना ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब आप इस पर भी ध्यान दें कि जब कोविड का संकट सारी दुनिया के सामने आया तो अमेरिका जैसे देश में लाखों लोग मरते चले गए। अमेरिका में तो एपरेंटली किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं है वहां। अमेरिका के बारे में जानने वाले जानते हैं कि वहां पूरी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री का नेक्सस चलता है। एलिजाबेथ रोजेंथल की किताब ही है एन अमेरिकन सिकनेस, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री मिलकर चलते हैं और पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिका में लोगों को जेल तक प्राइवेटाइज कर दी गई है और जेल में खर्च जो है वो सरकार देती है, लेकिन वही सरकार जो है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को फंडिंग नहीं देना चाहती, क्योंकि ये सब जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। तो जब कोविड का संकट आया तो मालूम पड़ा कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ही नहीं, उस तरह की स्थिति ही नहीं है कि इस तरह की कोई महामारी अगर फैल जाए तो अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश उसको फेस कैसे करेंगे। और इसीलिए हमारी इस बात की चर्चाएं हुई, लगातार बात हुई कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एडिटोरियल लिखा कि द डेज ऑफ बिग गवर्नमेंट आर बैक, क्योंकि कुछ चीजों में सरकार को अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। और इसलिए अगर आप देखें तो नेहरू की सोच बहुत दूरदर्शी थी, बहुत दूर तक वो देख रहे थे। ये सही है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में समस्याएं थी, लेकिन उन समस्याओं पर बात करते समय भी उस समय की स्थिति को लगातार ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर दुखी रहते हैं कि साहब कंज्यूमर गुड्स बिल्कुल नहीं उपलब्ध होते थे और कारें और स्कूटर और ये सब बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो आपको अब ये देखना होगा कि एक नया आजाद हुआ देश, पोस्ट कॉलोनियल देश, उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। उसकी प्रायोरिटी हैवी और बेसिक इंडस्ट्री होगी या कंज्यूमर इंडस्ट्री होगी। फिर हम ये भी ध्यान रखें कि जब 91-92 में आप लिबरलाइजेशन करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं, तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, आप बार बार ये कहते हैं कि हम ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। ये फंडामेंटल्स स्ट्रांग कैसे हो गए? ये फंडामेंटल्स स्ट्रांग इसलिए हुए ना कि आपने सोवियत संघ से भी सहायता ली, वेस्टर्न दुनिया से भी सहायता ली, लेकिन आपकी कोशिश ये रही कि आप अपना खुद का एक सॉलिड इंडस्ट्रियल बेस तैयार कर सकें। आप यथासंभव एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर सकें, तभी ये संभव हुआ ना। इसलिए मेरा कहना यह है कि नेहरू की जो समझ थी उसको इस तरह की बाइनरीज में देखने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कह सकते हैं। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में बाकायदा सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात हुई थी, लेकिन सोशलिज्म के साथ जो वन पार्टी रूल या डिक्टेटरशिप एक तरह से मान लिया गया है कि जुड़ा हुआ है, नेहरू की विशेषता ये थी कि वो बहुत गहरे में डेमोक्रेटिक थे। ही वॉज ए डेमोक्रेट टू अ फॉल्ट, और इसलिए ऐसे समाजवाद की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे जिसमें कि सरकार की आलोचना को देशद्रोह या एंटी नेशनल होना मान लिया जाए। तो एक कोशिश थी, और मैं मानता हूं कि सफल कोशिश थी, असफल कोशिश नहीं थी, कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक ऐसा इंक्लूसिव नेशनलिज्म जो हैवी इंडस्ट्रीज को क्रिएट करे, खेती की स्थिति को सुधारने की कोशिश करे, रोजगार को सुधारने की कोशिश करे, और साथ में डेमोक्रेसी बनाए रखे जिसमें आप सरकार की आलोचना कर सकें।
आजकल बहुत सारे लोग भारत और चीन की तुलना करते हैं कि साहब सन 50 में चीन कहाँ था और हम कहाँ थे और हम आज कहाँ हैं। बहुत सुविधा से लोग ये भूल जाते हैं कि चीन में जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड के चक्कर में माओ से तुम की उस फैंटेसी नीति के चक्कर में अकाल पड़े थे, लाखों लोग मारे गए थे और उनकी कोई चर्चा तक नहीं आज तक नहीं कर सकता। लोग इस सुविधा से भूल जाते हैं कि खेती के नुकसान से बचाने के लिए माओ साहब ने बाकायदा गौरैया मारने का अभियान छेड़ दिया था, किला स्पैरो, और सारी गौरैया चिड़िया चीन में साफ कर दी गई थी। उसके क्या क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हुए वो अपनी जगह, लेकिन जो इसमें एक तानाशाही निहित है, नेहरू उस तरह के व्यक्ति नहीं थे। इसलिए उनकी कोशिश ये थी कि एक ऐसे ढांचे का समाज बनाया जाए, एक ऐसा रिकंस्ट्रक्शन इंडियन सोसाइटी का किया जाए जिसमें डेमोक्रेसी और साथ में एक फुकुयामा का शब्द अगर याद करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसे हम अपने भारतीय मुहावरे में कह सकते हैं सोशल जस्टिस, दोनों को एंश्योर किया जा सके। और ये इतिहास में अब साबित हो रहा है। और ये आप ध्यान दें, यान टिनबर्जन जो इकोनॉमिस्ट थे और जिन्हें 1968 में इकोनॉमिक्स में दिया जाने वाला पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, ही इज द फर्स्ट नोबेल लॉरेट इन द इकोनॉमिक साइंसेस एज दे कॉल इट, उन्होंने नेहरू की जन्मशती पर एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि नेहरू को अगर आप उनके समय के नेताओं से तुलना करके देखें तो ये साफ तौर से मालूम पड़ता है कि नेहरू अपने समय के किसी भी नेता से बहुत आगे की सोच रहे थे। आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि जब यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस हुआ तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था कि भाई ये बैंकों को मनमानी करने की छूट तो नहीं दी जा सकती, कुछ तो कहीं ना कहीं रेगुलेट करना पड़ेगा। यही स्थिति कोविड के दौरान हुई कि पब्लिक हेल्थ और इन चीजों पर कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं बात बनेगी। दूसरी ओर 1964 में सोवियत संघ में रिफॉर्म लागू किए गए जिनमें यह कोशिश थी कि सारा कुछ सेंट्रल प्लानिंग पर निर्भर ना हो, बल्कि मार्केट की मांग के मुताबिक जो फैक्ट्रीज हैं उनके जो मैनेजर्स हैं वो लोकल लेवल पर फैसले ले सकें। आप देखें कि साम्यवादी व्यवस्था की जो जकड़बंदी थी एक वो, और पूंजीवादी व्यवस्था के जो सुपरस्टिशंस थे, जो अंधविश्वास थे दूसरी तरफ, वो दोनों ने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की और दोनों ने एसेंशियली वही करने की कोशिश की जो नेहरू ने कोशिश की थी कि आप इकोनॉमी को पूरी तरह खुला भी नहीं छोड़ सकते और इकोनॉमी को पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में भी नहीं रखा जा सकता। उसमें दोनों का एक संतुलन खोजने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज हम फिर से, और मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि आप उस तरह के न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स से काम नहीं चला सकते कि जिसमें अमीर जो है दिनों दिन और अमीर होता चला जाए और गरीब दिनों दिन और गरीब होता चला जाए। और चूंकि आप इसी तरह काम चलाना चाहते हैं, जो भी उस तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में इस तरह के जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरह के इमोशनल, कल्चरल और ट्रेडिशन के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो यूएसए में ट्रंप जैसे लोग हों, और चाहे वो हमारे भारत में लोग हों, ताकि जो रियल इशूज हैं, जो रियल फेल्योर ऑफ मैनेजमेंट है, जो वास्तविक विफलता है आपकी सरकार चलाने में, और जिसका संबंध मैं फिर से कहूं कि किसी एक पार्टी से नहीं है, उस सोच से है जो ये समझ ही नहीं पाती कि इकोनॉमी में ओवर सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंस, ये दोनों ही चीजें घातक है। और ये नेहरू की दूरगामी सोच थी, इनसाइट थी, जिसमें बीच में झोल आई, लोगों को लगा कि साहब बड़ा। लेकिन फिर वही मैं कहूं, आपसे बात करूं मनीष, हम किन आधारों पर चीजों को जांचते हैं। मेरा एक प्रिय उदाहरण है और जो मुझे लगता है कि एक चीजों को समअप करता है। सन 47 में हिंदुस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी लगभग 32 साल। सन 64 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी शायद 48-49 साल। 17 साल में हिंदुस्तान जैसे बड़े देश, जिसने 200 साल का ह्यूज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन झेला था, जिसने यूरोप में जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं, लगभग उस तरह का संकट पार्टीशन वायलेंस के तौर पर झेला था,
जिसके ब्रिटिश रूल में, जिसकी इकोनॉमी में वर्चुअली कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, वो देश अगर 17 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 17-18 साल का इजाफा कर लेता है तो कुछ सही नीतियां ही रही होंगी। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ आइडियल हुआ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हुआ उसके महत्व को नहीं नकारा जा सकता। और ये तब हुआ जबकि लोकतंत्र था, चुनाव हो रहे थे, रूलिंग पार्टी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन उसके आलोचक भी कम नहीं थे, और उसकी घोर आलोचना करते हुए नेहरू की और उनके साथियों की आलोचना करते हुए लोग चुनाव लड़ते थे, राइट विंग के भी लड़ते थे। जो सब चीजें हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखें तो मुझे तो लगता है कि आप उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहिए या उसे, जो मैं पर्सनली पसंद करता हूं कि एनलाइटेंड मिडिल, उसकी खोज कहिए, वो नेहरू के समय में जितनी लोग प्रासंगिक थी उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक हुआ 2021 में। दिस इज व्हाट आई फील। हेलो जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। संजय सर भी जुड़े। संजय सर नमस्ते। और एक दूसरा सवाल सर कुछ यूं है, ये सवाल हमारे कर्टेन रेजन में आया और ये सवाल थोड़ा सा हटकर है, और मैं पहले जो आपने बात कही मैं वहीं से बात थोड़ा सा जोड़ते हुए ये भी साझा करूं कि नेहरू जी के बारे में जो भी बात हो रही है और जहां पर आप ये बात कह रहे हैं कि वो मध्यम मार्गीय थे, तो वहां पर ये भी जरूरी है बताना कि पंडित नेहरू ही उस तरीके के संविधान में लचीलेपन के पक्षधर भी थे कि जहां वो ये देख रहे हैं और वे संविधान को तरीके से पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, और यही कारण है कि वो संविधान में अपने रहते हुए भी तकरीबन तकरीबन 16 बार संशोधन करवाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, और मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा अभी, है ना। और वहीं से वो 31A और 31 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है, उस पर भी आते हैं। लेकिन एक सवाल सर इस तरीके से आया हमारे पास कि, और ये ऑडियंस का सवाल है, मेरी इस किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये एक किताब है डियोली वालाज ग्लिम्स इंडिया अनटोल्ड हिस्ट्री करके, ये किसी दिलीप डिसूजा और जो मा वगैरह की लिखी हुई है, जिसपे यूं बताया गया कि सन 62 के आसपास में दियोली राजस्थान में एक जो है कैंप लगाया गया जहां चाइनीज इंडियंस को रखा गया, और ये कहते हुए हमारे पास सवाल भेजा गया कि नेहरू जी का जो ये एक्ट था, ये एक्ट जो है थोड़ा सा डिक्टेटरशिप की तरफ जाता हुआ दिखलाई देता है, और ऐसा क्यों उन्होंने किया, पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल नेहरू जी के आइडिया ऑफ हैविंग नो आर्मी, इस पर क्वेश्चन था। सर यहाँ पर कोई बात अगर आप जोड़ें तो नेहरू ने ये थोड़ा कब सा। कहा कि वी शुड हैव नो आर्मी? I don't know. He said that. Who said? There was a question from the audience actually. Ask him where did Nehru say so. Okay. Then we'll And leave this about question. the everything, देखिए जी ऐसा होता है, एक बात हमें समझनी चाहिए कि एक आर्म चेयर फिलोसफर होना या इवन एज सच कैसा भी फिलोसफर होना एक चीज है, और एक शासन तंत्र का मुखिया होना दूसरी चीज है। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि एज द हेड ऑफ अ स्टेट और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट, you have to do many things which you probably will not like in your personal capacity. I mean, no government can sit back and watch and disband its, let us say, its intelligence operations. यानी विदेशों में आप जासूसी करेंगे, देश में भी कुछ इस तरह का करेंगे, और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कोई सेंसिबल व्यक्ति पब्लिक में जिनकी बात नहीं करता। यानी जब ये अभी पिछले दिनों अन्ना हजारे जी का महान आंदोलन चल रहा था, तो उसमें एक ये था कि प्रधानमंत्री जो भी खर्च करें वो लोकपाल के दायरे में होना चाहिए। तो मैंने एक सज्जन से सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री जी रॉ के लिए भी कुछ पैसा खर्च करते हैं, वो भी आप पूछेंगे? और वो प्रधानमंत्री पब्लिक में बताएंगे कि हिंदुस्तान के रॉ के लोग कहाँ कहाँ हैं और उन पर क्या क्या खर्च हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं? विल यू पुट दैट इंफॉर्मेशन इन पब्लिक?
विल यू पुट दिस इंफॉर्मेशन इन पब्लिक? हिंदुस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल कहाँ है और कैसे ऑपरेट किया जाएगा? तो ये कुछ रियल स्टेट क्राफ्ट की चीजें होती हैं, इनके बारे में भावुकता से बात नहीं करनी चाहिए। सन 62 में जब चीन का हमला हुआ और जब ये स्थिति बनी और कलकत्ते में बहुत से चीनी लोग उस समय रहते थे, उन पर हमले होने लगे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोगों ने चीनियों पर हमले किए और उनमें से कुछ को लेकर के ये संदेह प्रकट किए गए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। तो ऐसे में अगर ये चीज की गई तो मुझे नहीं लगता, ये मैं पर्सनली इसको बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन मैं इसको लेकर के कोई बहुत नेहरू या नेहरू सरकार की बहुत कठोर आलोचना भी नहीं करूंगा। ये रियल स्टेट क्राफ्ट की मजबूरियां हैं जो किसी भी सरकार को करनी पड़ती। अब आप मान लीजिए कि निजाम की सह पर रजाकार उत्पात मचा रहे हैं हैदराबाद में और दंगे हो रहे हैं और वहाँ जो कमजोर लोग हैं जो भारत के साथ मिलना चाह रहे हैं, इनमें से बहुत सारे हिंदू हैं, ज़्यादातर हिंदू ही हैं, उन पर रजाकार जुल्म कर रहे हैं और भारत सरकार की आर्मी वहाँ जाती है और रजाकार की पिटाई करती है और आप ये कहें कि साहब नेहरू ने बड़ा अत्याचार किया, तो क्या स्टेट को डिसमेंटल होने देते नेहरू? बाल्कनाइज होने देते नेहरू? और फॉर दैट मैटर पटेल? कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया, सही बात है, और कम्युनिस्टों को बंद किया गया, उन पर दमन किया गया, लेकिन एक तुरंत आजाद हुए देश में अगर एक प्रभावी पार्टी, एक प्रभावशाली पार्टी ये कहे कि आजादी झूठी है और हमें आर्म रिवॉल्यूशन करके सच्ची आजादी हासिल करनी है और वर्तमान सरकार को उलट देना है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट टू डू? आप क्या उम्मीद करते हो सरकार से? या तो आप साफ साफ ये कहिए कि हाँ भाई हम सहमत हैं कम्युनिस्ट पार्टी की उस समय की समझ से कि आजादी झूठी थी और ये केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और नेहरू और पटेल सब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के एजेंट थे, तो आप कहिए। फिर मैं तो नहीं मान पाऊंगा इस बात को, ऐतिहासिक रूप से अब कोई नहीं मानता, खुद कम्युनिस्ट पार्टी नहीं मानती। लेकिन अगर उस समय ये स्थिति थी और एक सरकार जिसको एक तरफ विभाजन के बाद की स्थितियां झेलनी है, देश में सब तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, वो झेलना है, विभिन्न राजे महाराजे अपने अपने सपने देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर बीकानेर तक और बीकानेर से लेकर त्रावणकोर तक। विभाजन के बाद जो शरणार्थियों के आने से सरकार पर बोझ है और उसकी वजह से समाज में जो तनाव है, और उसमें अगर एक प्रभावी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि नहीं साहब हम तो इस आजादी को नहीं मानते और हम तो आर्म रिवॉल्यूशन के जरिए सरकार पलट देंगे, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू? टेल मी। इसलिए हमें इन चीजों पर बात करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर नेहरू केवल एक लेखक होते, अगर नेहरू ने केवल डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी होती और ऑटोबायोग्राफी लिखी होती और तमाम बेहतरीन किताबें लिखी होती इतिहास की या जो भी, और बतौर लेखक के आप उनका असेसमेंट करते तो एक अलग तरह का असेसमेंट होता। लेकिन एक राजनेता के तौर पर आप नेहरू का असेसमेंट करेंगे तो एक होलिस्टिक असेसमेंट वो होना चाहिए, और उस होलिस्टिक असेसमेंट में ये ध्यान रखा जाना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि एक स्टेट राजा, जिसको कहते हैं राजा यानी एक तरह से स्टेट का वो वाचक है, उसकी नैतिकता की जांच व्यक्तिगत पैमानों पर नहीं की जा सकती। आप जब आदेश देते हैं कि साहब फलाना काम कर दिया जाए, फलाना कानून लागू कर दिया जाए और उसके तहत लोगों को बंद कर दिया जाता है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि साहब उस राजा ने किसी पर्सनल खुंदक में लोगों को ऐसा कर दिया। अगर ऐसा किया है तो वो अलग बात है, लेकिन नेहरू ऐसे राजा या ऐसे शासक नहीं थे। जो प्रतिबंध लगाए गए वो बाद में हटा भी लिए गए। सन 52 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी संख्या में सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ही थी उस समय की। उसके बाद स्टालिन की मृत्यु के बाद असल में जो सोवियत संघ ने नीति अपनाई, पीसफुल ट्रांजिशन टू सोशलिज्म जिसको कहा जाता है, तो अगर आप ठीक से देखें तो एक तरह से नेहरू की समझ का स्वीकार था कि डेमोक्रेटिक ढंग से भी सोशलिज्म की ओर बढ़ा जा सकता है, पीसफुल ट्रांजिशन भी सोशलिज्म में हो सकता है, उसके लिए रक्त क्रांति जरूरी नहीं है। तो नेहरू की नीतियों ने एक तरह से पूरे दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन को बाध्य किया पुनर्विचार के लिए। तो यही बात वो जो आप कह रहे हैं चीनी नागरिक जो थे भारत के, उनके साथ जो किया गया वो दुखद था, बहुत बुरा था, लेकिन वो समय की मजबूरियां भी होती हैं। और नेहरू या कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो किसी देश के,
वो अगर वो सचमुच डेमोक्रेटिक हैं तो वो सारे फैसले जो अपनी मर्जी के ही नहीं थोपते लोगों पर, सिस्टम की अपनी मांगे होती हैं, उनको भी मानना होता है। इस बात को इस तरह भी देखिए। जी सर। और मुझे हम लोगों ने जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू किया तो हम लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि जब कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ किसी गाइड को हमेशा रखते हैं ताकि हम किताब को सलीके से समझ सकें। जी जी। और उस दिन हमारे साथ संजय सर थे। और जिस दिन ये वाकया हुआ, वाकया ये था सर कि हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और एक ऑडियंस में से हमारे साथ आए और उन्होंने एक ब्लंट क्वेश्चन यूं पुट किया कि ये जो नेहरू की राइटिंग है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इट सीम्स टू बी अ घोस्ट राइटिंग, है ना। तो मैंने उस समय तो हमने जो बात कहनी थी वो तो बात हुई ही हुई। लेकिन मैं उस दिन एक बात साझा करना भूल गया कि इसी तरीके का एक जिक्र मैंने आपकी किताब में पढ़ा। जब जब ली कुआन यू की बात आप कर रहे हैं, और ली कुआन यू को भी एक ऐसा एक संशय होता है जब वो पहली बार नेहरू को देख रहे हैं, नेहरू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं जो अगर वो ऑडियंस में है वो साथी, तो आपको इस किताब का ली कुआन यू को जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी नेहरू के बारे में क्या राय है उसको जरूर पढ़ना चाहिए और आपको समझ में आएगा। जवाब हमको देने की जरूरत नहीं है कि घोस्ट राइटर्स और नेहरू किस तरह से बिल्कुल अलग अलग हैं, या नेहरू कौन है, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। ऑन यू के उस कथन का, उस जो उन्होंने अपने मन में सोचा, उसका संदर्भ समझिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग, और ये माफ कीजिएगा मनीष जी, इसका कारण ये है कि हमारे अधिकांश लोगों ने साहित्य वाहित्य पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए वो लैंग्वेज की जो छटा होती है, लैंग्वेज में जो एक तरह की एम्बिग्यूटी या कई स्तरीयता होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप मुझे कहीं कोई बहुत थके हुए मूड में देखें और एकदम चित्त उखड़ा हुआ मेरा देखें, या कहीं बहुत शरारती मूड में देखें और बहुत हंसते हुए और बहुत हल्की फुल्की बातें करते हुए देखें, तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि अरे यार, ये वही पुरुषोत्तम अग्रवाल है जिन्होंने इतनी गंभीर किताबें लिखी हैं। अब कोई महान पुरुष ही होगा जो ये समझ ले कि इससे ये नतीजा निकाल ले कि मनीष जी करें कि घोस्ट राइटिंग है। मतलब ये असल में ली कुआन यू का जो रिफ्लेक्शन है या जो ऑब्जर्वेशन है, वो तो इस बात को दिखाता है कि नेहरू कितनी रिच और मल्टी लेयर्ड पर्सनैलिटी थे। अब वो कहीं भाषण दे रहे हैं तो उस भाषण में उस तरह की एकेडमिक इंसेसिवनेस और डेप्थ तो नहीं होगी जैसी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है। हालांकि ये सही है कि उनके भाषणों में भी ये चीज होती है। अगर आप उनके विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषण पढ़ें, जो मैंने अपनी किताब में कुछ संकलित भी की हैं, जैसे एशियन पीपल्स कॉन्फ्रेंस में दिया गया उनका भाषण दिल्ली में, जैसे पार्लियामेंट में विदेश नीति एक्सप्लेन करते हुए 1953 में दिया गया भाषण, उनको आप देखें तो आप देखेंगे कि एक बहुत अलग स्तर का वो है। घोस्ट राइटिंग की जहां तक बात है, तो अब जिन सज्जन का ये कहना है वो या तो उस घोस्ट को खोज के लाएं। नेहरू ने तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भूमिका में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इस किताब को लिखने में जो मेरी बातचीत आचार्य नरेंद्र देव से और मौलाना आजाद से और एक और सज्जन का नाम लिया है, अहमदनगर जेल में उनके साथ मेरी लगातार बातचीत होती रही है और उससे मैंने बहुत लाभ उठाया है। तो अब ये पढ़े लिखे लोग थे, सोचने विचारने वाले लोग थे, जेल का उपयोग पढ़ने लिखने और सोचने में करते थे, और वो उन्होंने किया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, मतलब अब ये तो किसी को भी कोई भी घोस्ट राइटिंग लग सकती है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये बात तो नेहरू के घोर निंदकों ने भी नहीं कही है कि नेहरू का अपना लेखन नहीं था। बल्कि नेहरू के साथ जिन्होंने काम किया उन लोगों ने संस्मरण लिखे हैं कि जैसा होता है प्रधानमंत्री वगैरह इस पद पर स्पीचेज कई बार दूसरे लोग लिखते थे, लेकिन नेहरू ने थॉरली रीराइट कर देते थे और कई बार एकदम इम्प्रॉम्प्टू बोलते थे। उनका वो जो मशहूर भाषण है ट्रीज विद डेस्टिनी, जो इंसिडेंटली पहले हिंदी में दिया गया था, अगर आप संविधान सभा की कार्रवाई पढ़ें तो उसमें अंग्रेजी का जो टेक्स्ट छपा है उसमें लिखा है कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी, और जब उसको फिर प्रॉपरली संकलित किया गया तो उसको थोड़ा एडिट करके, थोड़ा व्यवस्थित करके, क्योंकि जो स्पीच लिख के ले गए थे नेहरू बोलने के लिए वो इस कागज कहीं खो गया था, तो इस प्रॉम्प्ट, और वो दैट स्पीच इन एनी केस इज अ ग्रेट पीस ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, दैट ट्रीज विद डेस्टिनी।
तो नेहरू के बारे में ये लगातार ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल बेंट के व्यक्ति थे, और सारी शिक्षा दीक्षा उनकी अंग्रेजी में तो हुई थी, फ्रेंच भी जानते थे, हिंदी उर्दू और संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ लेते थे, हिंदी और उर्दू तो पढ़ ही लेते थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब आप इस तरह की बात करें तो सुन के अजीब लगता है। जी सर, मैं लास्ट में फिर एक इस तरीके से चाहूँगा कि यान टिनबर्जन का, और जब आप सुखमय चक्रवर्ती की नियोजित अर्थव्यवस्था में नेहरू को देखते हैं तो उस पर आप कुछ बात कहें। उससे पहले जो हमारे साथ में हैं और लोग, उनके पास कुछ सवाल हैं, तो सचिन आपसे, हाँ सचिन आपसे होते हुए फिर विकास और जितेंद्र सर की तरफ चलते हैं। सचिन जी, शुक्रिया मनीष सर और शुक्रिया पुरुषोत्तम सर यहाँ आने के लिए। हम जब अभी आपने बताया कि हम जब नेहरू की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि वो घोर डेमोक्रेटिक थे, और एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उस किताब का अक्सर जिक्र होता है, 6 थिंकिंग हेड, जिसमें आप अलग अलग काम करते वक्त अलग अलग हेड्स को पहनते हैं और अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। जब वो किताब मैंने पहली बार पढ़ी तो मुझे सबसे पहले अगर किसी का ख्याल आया तो वो नेहरू जी का आया कि जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कितनी हेड्स पहनी होगी। लगभग हर जगह पे उन्होंने काम किया। मतलब उस वक्त वो न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन बना रहे थे। लगभग हर जगह पे उन्होंने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश की। पर 2 जगहों पे मेरी समझ के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद, या मैंने पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि 2 जगहों पे मैं नेहरू जी को चूकते हुए देखता हूँ। पहला, प्राइमरी एजुकेशन पे उनके कोई बहुत अच्छे एफर्ट्स मेरे देखने या पढ़ने में नहीं आए। हो सकता है कि मैं पढ़ने या समझ नहीं पाया हूँ। दूसरा, क्योंकि हम बात करते हैं कि नेहरू जी बिल्कुल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट थे, जब वो हिंदू कोड बिल लेके आते हैं तो किसी कारण से उन्होंने मुस्लिम कोड बिल छोड़ दिया या कोई कारण था, ये दोनों चीजें मुझे समझ में नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप नेहरू को पढ़ते हैं और समझते हैं तो इन 2 चीजों को छोड़ने के पीछे उनका क्या कारण या विजन रहा होगा, इस पर थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए थी सर। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन के मामले में तो अगर आप आंकड़े देख लें तो आप समझ जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि उस तरह से एक यूनिवर्सल लिटरेसी के कैंपेन नहीं चलाए गए, लेकिन ये फिर भी ये कहना गलत होगा कि प्राइमरी एजुकेशन की उपेक्षा की गई। ये मत भूलिए कि केंद्रीय विद्यालय सारे देश में हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय उसी समय स्थापित किया गया था। सैनिक विद्यालय स्थापित किए गए थे, और आज के बारे में मैं सचमुच नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की है, जिसमें फीस उस समय 4 आने लगा करती थी। और इसका फर्क आप इससे समझ सकते हैं कि बाद में जब मेरे अच्छे रिजल्ट के कारण मुझे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल कर दिया गया ग्वालियर में, तो वहाँ फीस 20 रुपए थी सन 65-66 में। और 4 आने वाला जो स्कूल था, अब चूंकि वो सरकारी स्कूल था तो एक उसकी क्या कहेंगे ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई उसकी कोई बुरी नहीं थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर के पढ़ाई तक में गोरखी स्कूल था वो, और खासा अच्छा स्कूल था। लेकिन मैं फिर भी आपकी बात से सहमत हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था नहीं दिया गया। असल में मेरी ज़्यादा बड़ी चिंता ये है इस प्रसंग में कि जिस कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू की नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ऑटोबायोग्राफी में इतनी कठोर आलोचना करते हैं, अनफॉर्चुनेटली शिक्षा व्यवस्था में बहुत लंबे अरसे तक वो कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू जैसे का तैसा चलता रहा। मैं नेहरू की ज़्यादा बड़ी कमजोरी या ज़्यादा बड़ी विफलता इस बात को मानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या दूसरी क्या समस्या आपने बताई थी प्राइमरी एजुकेशन के अलावा? सर, हिंदू कोड बिल के साथ में मुस्लिम कोड बिल लेकिन नहीं आया, वो रह गया सर। सुनिए मेरी बात, अगर आप मेरी पुस्तक कौन है भारत माता पढ़ें तो उसकी भूमिका में मैंने इस बात पर विचार किया है। पहली बात तो हम ये समझें कि हिंदू कोड बिल भी कोई बहुत आसानी से पास नहीं हो गया था। हिंदू कोड बिल को लेकर के एक तरफ ये स्थिति थी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग थे जो एक झटके में उसे पास करा लेना चाहते थे। दूसरी तरफ सारे जो उस समय हिंदू धर्माचार्य थे और इस तरह के लोग थे, नेहरू के वैसे बड़े प्रशंसक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी इसीलिए नेहरू के खिलाफ हो गए थे कि वो हिंदू कोड बिल ला रहे थे। तो दूसरी तरफ ये स्थिति थी,
और गीता प्रेस ने कैंपेन चला रखा था नेहरू के खिलाफ। और ऐसे तमाम उस समय का इतिहास आप पढ़ें तो हिंदू कोडविल को लेकर बहुत विचित्र स्थिति थी कि एक तरफ अम्बेडकर जैसे लोग थे जो चाहते थे कि एक झटके में पास हो, दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि ये हिंदुओं के जीवन में और हिंदुओं की मतलब हिंदुओं की जीवन पद्धति में हस्तक्षेप है। तो पहली चीज तो इस बात का हम क्रेडिट दें नेहरू को और निश्चित रूप से अम्बेडकर को, लेकिन इस बात का फर्क ध्यान में रखते हुए कि नेहरू ने ये व्यवहारिक रास्ता मध्य मार्ग अपनाया कि किस्तों में उसको पास कराया बजाय एक झटके में पास कराने के। दूसरा, जहां तक शरीयत कानून का सवाल है और उसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप किया, तो उस समय की जो स्थिति थी, मुझे लगता है कि नेहरू ने संभवतः ये सोचा कि अभी विभाजन हुआ है, विभाजन के भाव बहुत तीखे हैं और भारत में मुसलमानों को एक तरह की सांस्कृतिक सुरक्षा भी महसूस होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने शायद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि 30s में जब मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ने लगा तो नेहरू की ही पहल करने पर कांग्रेस ने मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट कैंपेन चलाया था, यानी आम मुसलमान तक कांग्रेस का प्रोग्राम, कांग्रेस के विचार पहुंचाने का, और जो बेहद सफल हुआ था और जिसके नतीजे दिखे थे चुनावों में भी और वैसे भी। ये सचमुच एक दुखद बात है कि ठीक है कि आप आजादी के तुरंत बाद एक इतना तेज कदम नहीं उठाना चाहते कि पूरा पारंपरिक सोच जो है मुसलमानों का उस पर आघात हो जाए। हिंदुओं के बारे में आप अधिक कॉन्फिडेंट हैं, मुसलमानों के बारे में उतने नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये मैं नहीं समझ सकता, मैंने किताब में लिखा है कि उसी तरह का मास कॉन्टैक्ट कैंपेन, उसी तरह के प्रोग्रेसिव आइडियाज का मुस्लिम समाज में प्रचार करने के जरूरी काम की नेहरू ने अपेक्षा क्यों की? ये निश्चित रूप से गलत था। लेकिन जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम नेहरू हो या कोई भी हो, हम इतिहास को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो प्योरली एकेडमिक ढंग से कि हम उसका आकलन करें, उसके बारे में अपना रिसर्च करें, जो भी मत बनाएं। लेकिन उस एकेडमिक्स में भी एक बात होती है कि आप इतिहास से भविष्य के लिए क्या सबक सीखते हैं। नेहरू से वो चूक हुई, मुझे इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये कि उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने क्या किया। नेहरू तो सन 64 में गुजर गए, उसके बाद उस स्थिति को आपने एक स्थायी स्थिति में तब्दील कर दिया, एक जड़ता में तब्दील कर दिया। और इस तरह वो जो प्रचार है मुस्लिम अपीजमेंट का, जिसकी विडंबना ये है कि मुसलमानों को मटेरियल रूप से, ठोस रूप से कुछ नहीं मिला, समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ी, लेकिन इस तरह की सिंबॉलिक चीजों के चलते धीरे धीरे एक छवि बनती चली गई अपीजमेंट की, और जिसका चरम आप कह सकते हैं कि आया साहबानों वाले मामले में, और उसके पहले सैटिनिक वर्सेस वाले मामले में। सैटिनिक वर्सेस उपन्यास पर बैन करने वाला देश, पहला देश भारत था। फिर साहबानों का किस्सा हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आपने संसद में कानून बना के उलट दिया, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुस्लिम समाज के नेता इतने दुखी थे तो रिव्यू पिटीशन की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले में रहती है। लेकिन उसमें खाम में कांग्रेस सरकार ने पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया और दूरदर्शिता की, और फिर बैलेंस का खेल करने के लिए कहीं इधर एक साहबानू कर रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद के ताले खोल रहे हैं, मंदिर के ताले खोल रहे हैं। नतीजा आज आप देख रहे हैं। तो असल में बहुत अच्छा किया आपने कि सवाल पूछा। नेहरू हो या कोई भी हो, इतिहास में अगर आप कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो जाहिर है कि आपके कुछ काम आगे चलकर बहुत सराहे जाएंगे और कुछ कामों की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आलोचना होगी। मैं फिर से कहूंगा मित्र कि सवाल ये कि आप सीखते क्या हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी से सीखने का ये मतलब नहीं है कि आप उसी तरह के सख्त कंट्रोल फिर से ले आए, लेकिन ये तो सीखा ही जा सकता है कि मोनोपोली पर थोड़ा काबू किया जाए। ये स्थिति ना बनने दी जाए कि व्यक्तिगत मतलब निजी हो या सरकारी, सारे के सारे संसाधन जैसा लगता है कि चुंबक की तरह एक या दो घरानों की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। यानी एक फ्री इकोनॉमी, या जिसको आप कहें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म तो नहीं होता। उस क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर आप लिए चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो स्थिति, अभी मैं हेल्थ की बात कर रहा था, बीमा आपने कर दिया, बीमे के नाम पर आप 5 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी खत्म। आप कोई नया अस्पताल नहीं खोलेंगे, कोई हेल्थ सर्विसेज का विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुक्त हो गए उस जिम्मेदारी से।
आपकी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं जो पब्लिक सेक्टर में, वो बर्बाद होती चली जाएंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ती चली जाएंगी। ये गलत तरीका है। आप नेहरू की गलतियों से भी सीखिए, उनकी सही चीजों से भी सीखिए। और जो आप बात कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिज्म की, इट वाज रॉन्ग, और उसके नतीजे हम आज तक भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। विकास, मेरे ख्याल से रूम रीसेट करें आप और अपने सवाल के साथ फिर आगे बढ़ें। विकास जी जी जी। तो सभी को नमस्कार, जो लोग नए जुड़े हैं और उनके लिए, कि हम यहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर पुरुषोत्तम सर के साथ हम बातचीत कर रहे हैं नेहरूवियन थॉट के ऊपर, या फिर कहें कि नेहरू को हम एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी बातचीत जो हो रही है, इसके पीछे हमने कुछ एक्सरसाइजेस किए हैं, बुक्स पढ़ी है उनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसके अलावा अलग अलग स्पीकर्स के साथ बातचीत भी की है। तो उन्हीं सब बातचीत का यह नतीजा है, और कुछ सवाल हमारे पास ऑडियंस के, तो वो भी हमने लिए हैं। तो अब तक की बातचीत या फिर आगे बातचीत जो होगी उससे जुड़े अगर किसी के सवाल हैं तो आप हमें बैक चैनल कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पुरुषोत्तम सर, मेरा एक सवाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी बुक है उससे जुड़ा हुआ है, कि जब जी, हम ये बुक पढ़ते हैं या पढ़ रहे थे, तो पर्सनली कम से कम मुझे ये लगा कई जगह कि वो इस किताब में जो लिख रहे हैं उसके प्रति वो काफ़ी आशावादी दिखते हैं, क्योंकि इसका रीज़न मुझे ये दिखा कि एंशिएंट टाइम की जब बात करते हैं वो, तो वहाँ पे कई सारी बातें वो एकदम निश्चित तौर पे कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो एक जगह वो कहते हैं कि तब का जो समाज था वो धर्मनिरपेक्ष था। तो पहली बात तो ये कि क्या वहाँ पे एक से ज़्यादा धर्म थे, और दूसरी कि ये ऐसा निश्चित तौर पर किन आधारों पे कह सकते हैं, ये तो एक बात है। जो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ है कि वो जो राइटिंग कर रहे हैं उस बुक में, वो तत्कालीन जो सिचुएशन थी इंडिया की 1944 के आसपास ये बुक आती है, तो उस सिचुएशन या फिर उस समाज पे वो प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी राइटिंग के माध्यम से? देखिए, नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जरिए एकेडमिक ढंग से हिस्ट्री नहीं लिख रहे थे, वो हिस्ट्री पर रिफ्लेक्शन कर रहे थे। और जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, वो अपने ढंग से हिंदुस्तान को समझने की या हिंदुस्तान को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। बल्कि इसको इस तरह कहना चाहिए कि जो कोशिश सन 1912 से उन्होंने शुरू की थी, उसकी एक तरह से रिपोर्ट जैसी वो तैयार कर रहे थे, कि जो विभिन्न अनुभव उनके रहे हैं। और अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया को देखें तो किताब बड़े पर्सनल रिफ्लेक्शन से शुरू होती है, निजी जीवन के बारे में बातें होती हैं, अपने पर्सनल फेथ सिस्टम के बारे में बातें होती हैं, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने निजी जीवन के बारे में, पत्नी के साथ संबंधों के बारे में, परिवार के बारे में। किताब के बीच बीच में भी वो गांधी जी के साथ अपने संबंधों पर, दूसरी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करते चलते हैं। और फिर अंत में आके वो ब्रिटिश राज और फिर आखिरकार जो उस समय की स्थिति थी, यानी दूसरे महायुद्ध के दौरान की स्थिति, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। और इंसिडेंटली उसी क्रम में हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों की आलोचना, और उन्हें याद दिलाते हैं कि आप नेशनलिज्म को इग्नोर नहीं कर सकते, कौमियत की भावना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है कि ये बात ध्यान में रखने की है। सोवियत संघ का उदाहरण हमारे सामने है कि कौमियत की भावना, जब बड़ा मार्मिक वाक्य नेहरू का जो आज भी लागू होता है, कि जब समाज में कोई संकट पैदा होता है तो लोगों का ध्यान सहज रूप से अतीत की ओर जाता है और वहीं से लोग प्रेरणा खोजते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तानी कम्युनिस्टों को सोवियत संघ की, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की याद दिलाई है कि किस तरह दूसरे महायुद्ध में जब सोवियत संघ पर हिटलर का हमला हुआ तो उस हमले से निपटने का मानस बनाने के लिए इतिहास की ओर वो लोग गए, अपनी एक नेशनल प्राइड, नेशनल फीलिंग की ओर गए। तो नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप उस तरह की किताब के रूप में तो मत पढ़िए जो हिस्ट्री के रिसर्च या हिस्ट्री में MA BA करने वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए लिखी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब भी कोई चीज कहते हैं तो आप उसमें ये देखिए कि उनके ऑब्जर्वेशंस कितने सही हैं, कितने गलत हैं। आपने सेकुलरिज्म की बात की, एक तो ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने सेकुलरिज्म की जो समझ विकसित की थी वो डिक्शनरी डेफिनेशन से अलग है। डिक्शनरी डेफिनेशन पर अगर देखें तो भारत तो एक राष्ट्र ही कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि किसी भी चीज की डेफिनेशन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से निर्धारित होती है। नेशन को डिफाइन किया गया यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में,
तो वहाँ ये मान लिया गया कि एक लैंग्वेज, एक कल्चर, इवन एक रिलीजन, उसके आधार पर नेशन डिफाइन होता है। और इसीलिए रामचंद्र गुहा ने बढ़िया वाक्य लिखा है कि इफ यू गो बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ नेशन, इंडिया इज एन आउटलायर। वो समाता नहीं है उस डेफिनेशन में, लेकिन इसके बावजूद ये एक विशिष्टता थी जिसको हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने बखूबी समझा कि उस डेफिनेशन में भले ही ना समाये, और उस अर्थ में एक भाषा, एक धर्म, एक कल्चर के रूप में नेशन ना हो, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पिक्यूलियर इन इंडिया। देयर इज अ कांस्टेंट ग्रेजुअल डाइवर्सिटी एंड येट कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स्ड यूनिटी। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का नारा केवल एक खोखला नारा नहीं था, वो हिंदुस्तानी कल्चरल एक्सपीरियंस की सच्चाई थी। डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों चीजें उसमें नहीं थी। और जहां तक उस जियोग्राफिकल कॉन्शसनेस का सवाल है, तो नेहरू ने भी उसका जिक्र किया है कि इस पर्टिकुलर लैंड मास के साथ एक खास तरह का एसोसिएशन, इसको भारत के रूप में देखना या भारतवर्ष के रूप में देखना, ये बहुत पुरानी बात रही है। अब आता हूं मैं आपके सवाल पर। इसी तरह सेकुलरिज्म का मतलब भारत जैसे देश में, या सच कहें तो किसी भी देश में, ये हो ही नहीं सकता कि रिलीजन केवल पर्सनल मैटर हो जाए। रिलीजन पर्सनल मैटर नहीं होता, आपका फेथ पर्सनल मैटर होता है। रिलीजन बाय डेफिनेशन एक सोशल मैटर होता है। आप चाहें या ना चाहें, आप किसी धर्म परंपरा में जन्म लेते हैं, फिर आप विश्वास के स्तर पर नास्तिक बन जाएं या धर्मांतरण करने, वो अलग बात है, लेकिन धर्म एक सामाजिक मामला है। और ऐसी स्थिति में भारत जैसे समाज में, या कई धर्म है, तो वहां शासन का क्या रवैया हो सकता है? इसी को कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में कहा गया था कि स्टेट विल रिमेन न्यूट्रल टू रिलीजन्स, और उसी में एक्सप्लेन किया गया कि न्यूट्रलिटी का अर्थ होस्टिलिटी नहीं है। हम किसी धर्म को ना नुकसान पहुंचाएंगे ना बढ़ावा देंगे। स्टेट जो है वो सभी धर्मों के साथ एक सी उदासीनता या एक से लगाव का व्यवहार करेगा। अब इतिहास की बात, अशोक जब धम्म शब्द का प्रयोग करते हैं अपने शिलालेखों में कि सबको धम्म का पालन करना चाहिए, वो ये नहीं कहते कि सबको बुद्ध के वचन का पालन करना चाहिए। धम्म कहते हैं, यानी एथिकल कोड, मॉरल कोड। जब नेहरू जिस बात पर गदगद होकर कोट करते हैं कल्हण की राजतरंगिणी से, और उसे आजकल की प्रचलित शब्दावली लॉ एंड ऑर्डर से कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं कि राजा का जो आइडियल कल्हण ने देखा है, नेहरू बहुत एक प्रभाव के साथ, मार्मिकता के साथ उसे उद्धृत करते हैं कि राजा का कर्तव्य है धर्म और अभय की स्थापना करना, फियरलेसनेस एंड राइटियसनेस। तो धर्म का मतलब राइटियसनेस है, और अभय यानी फियरलेसनेस। तो इस अर्थ में अशोक सेकुलर था, इस अर्थ में अकबर सेकुलर था, क्योंकि वो एक कोशिश है वहां, जो एक तरह की प्री मॉडर्न आप कह सकते हैं उस कोशिश को, कि अगर आपकी प्रजा में, आपकी जनता में विभिन्न मतों के मानने वाले लोग हैं, वैदिक मत को मानने वाले हैं, बौद्ध मत को मानने वाले हैं, जैन मत को मानने वाले हैं, तो आप किसी एक मत को अनावश्यक प्रोटेक्शन नहीं देंगे, किसी मत की आप उत्पीड़न नहीं करेंगे। सेकेंडली, जैसा मैंने आपसे कहा कि धर्म केवल निजी मामला नहीं होता, धर्म एक सामाजिक मामला भी होता है और सांस्कृतिक मामला होता है। दुनिया के हर समाज में और दुनिया के हर धर्म में धर्म के साथ संस्कृति गुथी हुई है। मुझे याद है जब हम बच्चे थे, लेकिन रुचियां हमारी विभिन्न प्रकार की थी, उसी समय बहुत पढ़ते समझते थे, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह शुरू हुआ था। तो उसमें वो पहला फिल्म समारोह, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जहां तक मुझे याद है 1969 में हुआ था। हाँ, 1969 में। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम तय हुआ था स्वर्ण मयूर, और राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनको दिए जाने वाले पुरस्कारों का नामकरण उस समय किया गया स्वर्ण कमल, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में भी श्रेष्ठ अभिनेता को स्वर्ण कमल, श्रेष्ठ निर्देशक को स्वर्ण कमल, आदि आदि। तो मुझे याद है कि उस समय की बहुत अच्छी और लोकप्रिय फिल्म पत्रिका माधुरी में किन्हीं सज्जन ने चिट्ठी लिखकर टिप्पणी की थी कि साहब तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है कि आप स्वर्ण कमल, वो एक हिंदू प्रतीक है कमल। तो एक सज्जन ने उस चिट्ठी के जवाब में बहुत मजेदार चिट्ठी अगले अंक में लिखी थी कि कमल की जगह स्वर्ण गोभी कर दें तो चलेगा। तो अब अगर इस तरह का सेकुलरिज्म आप अपनाने चल पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप साहब
ये उपनिषद का वाक्य क्यों लिखा हुआ है, आपका मोटो जो है वो मांडूक्य उपनिषद से क्यों लिया गया है, सत्यमेव जयते। आपका जो नेशनल लोगो है वो अशोक का स्तंभ क्यों है और उसमें वो नीचे धम्म चक्र क्यों बना हुआ है। तो हिंदुस्तान में सौभाग्य से सेकुलरिज्म का ये मतलब कभी नहीं रहा। और हम ये भी ध्यान रखें इस मामले में कि सारे सेकुलरिज्म के दावों के बावजूद, और ये मैं इसको कोई आलोचना के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, एक वास्तविकता के तौर पे कह रहा हूँ, आप में से कई लोगों ने अमेरिकन डॉलर देखे होंगे। अमेरिकन डॉलर बिल पे छपा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो अब किसी नास्तिक की भावनाएं आहत हो सकती हैं इससे। इंग्लैंड का जो राजा है उसकी विभिन्न उपाधियों में से एक है प्रोटेक्टर ऑफ एंग्लिकन चर्च। तो इसलिए हम धर्मनिरपेक्षता की जो एक अजीब तरह की डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी डेफिनेशन है, दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो रियल लाइफ होती है, रियल पॉलिटिक होती है या रियल एवरीडे लाइफ होती है, वो डिक्शनरी डेफिनेशंस को इलास्टिसाइज करती है, एनलार्ज करती है, उनमें बंद के नहीं चल सकती। कोई लाइफ ऐसे नहीं चल सकती। जी, और कोई सवाल, कोई कमेंट? जी बहुत शुक्रिया सर। जितेंद्र सर हमारे बीच में। जितेंद्र सर, अगर कोई सवाल आपका अगर है तो प्लीज रखें। जी जितेंद्र सर। जी, सबको नमस्ते। पहला तो पुरुषोत्तम जी ने जहां से बात शुरू की थी, नासदीय सूक्त से और अनेकांतवाद से, वो बहुत ही ऐसी चीज है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। मेरा जो सवाल था उसका लगभग उत्तर आ गया है, लेकिन फिर भी अगर संक्षेप में अगर चीजों को समेटते हुए पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाहें। नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के बारे में मेरा सवाल है कि जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है वो गांधी के सेक्युलरिज्म या जो औरों का सेक्युलरिज्म है उससे कैसे अलग है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और ये तो जाहिर है कि बाद में इंदिरा या राजीव के समय में कांग्रेस वो उसे उस तरह से नहीं अपना पाई, और अब इस देश को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेहरूवियन सेक्युलरिज्म के किन तत्वों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। सबसे पहले तो हम ये समझें कि गांधी और नेहरू का जो संबंध है वो इस मामले में रिमार्केबल है कि दोनों एक दूसरे से अपने मतभेदों को स्पष्ट रूप से जानते हुए भी एक दूसरे की कद्र न केवल करते हैं बल्कि उस असली कद्र को जानते भी हैं। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जब उपनिषदों के बारे में लिखते हैं तो एक बहुत मार्के का वाक्य लिखते हैं कि भारतीय जनता की ये विशेषता है कि ये कोरे चिंतन से नहीं प्रभावित होती, चिंतन के साथ जुड़ी हुई तपस्या से प्रभावित होती है। और इसलिए गांधी जी से लोग इतने प्रभावित इसीलिए हैं क्योंकि गांधी जी का जीवन एक तपस्या का जीवन है। एंड माइंड यू, नेहरू अंग्रेजी में तपस्या शब्द का ही प्रयोग करते हैं इटैलिसाइज्ड में। वो पेनास या उस तरह के अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। यूजेस द टर्म तपस्या, पहली बात। दूसरी बात वो ये अंडरलाइन करते हैं कि बहुत से लोग समझते हैं कि गांधी जी धार्मिक शब्दावली का प्रयोग केवल राजनीतिक रणनीति के तहत करते हैं। ऐसा नहीं है। गांधी जी सचमुच जेन्युइनली बहुत रिलीजियस व्यक्ति है। एट द सेम टाइम नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शुरू में ही स्पष्ट कर देते हैं कि संगठित धर्म और उससे जुड़ी हुई थियोलॉजी वगैरह में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मुझे वो बहुत अजीब लगता है। मुझे ये कल्पना बहुत अजीब लगती है कि कोई ऐसा भगवान हो सकता है जो मेरी प्रार्थनाएं सुन के मेरी मदद कर दे या मेरे पापों को माफ कर दे। एट द सेम टाइम नेहरू कहते हैं कि मैं अद्वैत वेदांत के प्रति आकृष्ट अनुभव करता हूँ, प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत की पैगन परंपरा के प्रति आकृष्ट अनुभव करता हूँ। पैगन का मतलब है बहुदेववाद, जिसमें कोई एक टॉप गॉड नहीं है, सभी देवता अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। और उसके साथ जोड़ते हैं अद्वैत वेदांत को, जो हम सब जानते हैं संक्षेप में कि अंततः समूचे ब्रह्मांड में एक ही चेतना व्याप्त है। दूसरी ओर नेहरू को व्यक्तिगत रूप से उस तरह की औपचारिक धार्मिकता में कोई रुचि नहीं थी। पॉइंट रिमार्केबल हाउएवर इज कि उस अरुचि को वो दूसरों पर थोपने के पक्ष में नहीं थे। वो जो लोग उस तरह की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार जीना चाहते हैं, उनसे कोई ऐतराज नहीं था। वो ये जरूर चाहते थे कि उन पर उस तरह की धार्मिकता ना थोपी जाए। और उस समय के नेताओं की ये नैतिक कमाई थी कि उन्हें संस्कृति और इससे संबंध जोड़ने के लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ता था। हालांकि नेहरू अच्छे खासे इन सब चीज़ों के जानकार व्यक्ति थे, एक हद तक रीति रिवाज का पालन भी करते थे,
और जो स्वाभाविक है। लेकिन उनके और गांधी जी के सेकुलरिज्म के बीच के फर्क का जो आपने सवाल उठाया वो ये है कि गांधी जी सेकुलरिज्म को आर्टिकुलेट करते थे रिलीजियस इडियम में, धार्मिक मुहावरे में। नेहरू सेकुलरिज्म की उस भावना को इंटैक्ट रखते हुए, सेकुलरिज्म का मतलब सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव, और निजी तौर से नेहरू के लिए किसी संगठित धर्म के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं। इस भावना को नेहरू व्यक्त करते थे एक नॉन रिलीजियस इडियम में, एक तरह के रैशनल इडियम में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी जो उन्होंने कई बार कहा कि जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है, देश की भलाई इसी में है कि पॉलिटिकल मुद्दों पर, पॉलिटिकल सवालों पर पॉलिटिकल ढंग से बात हो। टू कोट हिम एग्जैक्टली, the politics of the country should be running in accordance with political principles, not in accordance with religious sentiments. So that, to my mind, is the gist of Nehruvian secularism. That politics should not be run in accordance with religious sentiments. It should be conducted in accordance with political principles. आपकी जो भी politics है, आप देश की इकोनॉमी को जिस रूप में देखना चाहते हैं, देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसके आधार पर चुनाव लड़िए, हिंदू मुसलमान के आधार पर मत लड़िए। That too, Nehru was the worst use of religion, and that he clearly and categorically condemned. And he was very clear that the greatest danger to Indian polity and Indian democracy would be from communalism, particularly from majority communalism. He made it amply clear many times. शुक्रिया सर। जितेंद्र सर, एक कोई और सवाल? जी, एक छोटा सा मतलब फुटनोट के तौर पे सवाल कि आज के ज़माने में ये जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है, मैंने कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों से 2 तरह की राय सुनी है इसके बारे में। एक धड़ा ये कहता है कि कांग्रेस कैन नॉट अफोर्ड दिस नेहरूवियन सेक्युलरिज्म टुडे, और दूसरा धड़ा ये कहता है कि only if Congress follows this Nehruvian secularism, only then can it have a resurgence. Any comment? Like a true Nehruvian, I would say that the truth lies in between. At the moment, Congress indeed cannot afford that ideal kind of Nehruvian secularism, because there is a history behind everything, and the history of last 30 or 40 years, including the deeds by Congress itself. I just mentioned Sahabano, Taslima, Satanic verses, and of course Ram Janmabhoomi Babri Masjid. Given all that, it's almost impossible to follow the Nehruvian socialism in the short run. So if Congress wants to capture power, which it must, every political party tries to capture power, and that is what politics is all about. So Congress indeed cannot afford that kind of ideal Nehruvian secularism in the short run. Now, in the long run, there is no alternative to Nehruvian secularism. So there has to be a kind of dynamic balance between your short-term and long-term perspective. And that is what I hope and I expect Congress leadership to realize and act accordingly. Thank you. थैंक यू सर। अंशुमन, कोई सवाल है तो प्लीज आए। जी, मनीष भाई, सवाल तो अभी सर से नहीं है, लेकिन मैं एक बात बस यहाँ पे कहना चाह रहा था। रूम तो रीसेट हो चुका है एक बार, कि ये चैट बॉक्स में और पीछे भी बैक चैनल पे बड़े सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनके उत्तर बहुत बार, कईयों बार दिए जा चुके हैं ट्विटर पे और ब्लॉग्स में, व्लॉग्स में अवेलेबल है, और इससे ज्यादा जरूरी है कि वो बुक्स में अवेलेबल है। आप है ना, एलएस की लोकसभा की प्रोसीडिंग्स पढ़िए, भारत रत्न को लेकर जो बात हो रही है या कश्मीर को लेकर जो बात हो रही है, वो सारे उस टाइम के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स में अवेलेबल है। आप उन चीजों को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, एब्जॉर्ब करिए, फिर उसके बाद कोई प्रश्न अगर उठता है तो जरूर वो प्रश्न यहाँ पे लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल मुझे वो बैक चैनल्स पे जो प्रश्न आ रहे हैं उनको लेने की कोई जरूरत दिख नहीं रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी आंसर्ड है, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं which were ठीक है, already आपके पास कोई सवाल, आपका कोई सवाल नहीं है? मनीष भाई, थैंक यू। ठीक है, अपराजित जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपके पास कोई सवाल हो? जी, नेहरू जी और गांधी जी दोनों ने ही भारत और भारतीयता को अपने अपने ढंग से
बहुत गहरे खोजा था और अपनी तपस्या से पाया भी था। मेरा प्रश्न ये है, जो अगर पुरुषोत्तम जी को समाचीन लगे, सार्थक लगे तभी जवाब दें, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है और मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न में कितनी सार्थकता वर्तमान समय में है, लेकिन अपनी जिज्ञासा मैं उनके सामने रखता हूं कि भारत और भारतीय जन, जिनको नेहरू भी शायद कह रहे हैं और आपने बहुत सुंदर स्पष्ट किया अपनी किताब में, यानी भारत माता, भारत के जन और भारत के विकास को लेकर दोनों की विधियों में, अवधारणाओं में और विकास की विधियों, तरीकों में क्या कोई सिग्निफिकेंट अंतर था? और अगर अंतर था तो उसके लिए नेहरू जी के क्या तर्क थे? जाहिर है मैं दोनों के पास अपनी रचनात्मक सोच थी, तरीके थे, तो मैं उत्तर मैं जानता हूं कि उसी दिशा में, रचनात्मकता की दिशा में अगर कोई विभेद होगा तब भी दोनों अपनी रचनात्मकता में अलग सोच रहे होंगे। मैं विवादास्पदता से दूर रचनात्मकता के पैरामीटर्स में वो जानना चाहूंगा। आपने कौन है भारत माता का उल्लेख किया, उसमें नेहरू का एक लंबा इंटरव्यू है आर.के. करंजिया के साथ। उसमें ये सवाल बार बार करंजिया उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि आपने गांधी से अलग एक सोच विकसित की है, नेहरू लाइन, नेहरूवियन नीति। और नेहरू इस बात पर बार बार इंसिस्ट करते हैं कि देयर इज नो नेहरू लाइन, देयर इज नो नेहरूवियन नीति, वी आर ओनली फॉलोइंग व्हाट गांधी जी हैज टॉट अस। तो अपेरेंटली ये बात जाहिर है कि बहुत अजीब लग सकती है सुनने में, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है, लेकिन अगर आप इस बात को यूं देखें कि गांधी जी औद्योगिक सभ्यता की बहुत रेडिकल आलोचना करते हैं और उस रेडिकल आलोचना की जो स्पिरिट है, नेहरू उसको गलत नहीं मानते। नेहरू ये साफ तौर से कहते हैं, केवल उस इंटरव्यू में नहीं बल्कि अन्यत्र भी, कि हाँ, औद्योगिक सभ्यता ने बहुत सारी बुराइयां पैदा की हैं, जिनको एक वो बहुत सुंदर फ्रेज में सम अप करते हैं, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी मानते हैं कि औद्योगिक सभ्यता की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का तरीका औद्योगिक सभ्यता से पीछे लौट जाना संभव नहीं है। उन्हें आपको औद्योगिक सभ्यता के अस्तित्व में रहते हुए ही उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं मैं कि यही सही अप्रोच है, यही सही तरीका है, क्योंकि आप अगर एक नेशन स्टेट के तौर पर देखें तो एक नेशन स्टेट के तौर पर भारत को या किसी भी महत्वाकांक्षी देश को एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत है, क्योंकि जिस इंडस्ट्रियल बेस के आधार पर आप तरक्की करेंगे और देश का डिफेंस करेंगे वो कुटीर उद्योगों में नहीं बन सकता। न्यूक्लियर एनर्जी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पहले जबरदस्त साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बिना संभव नहीं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि गांधी जी की जो आलोचना है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की, उसकी स्पिरिट को अपनाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। गांधी जी की बातों को और उनके आग्रहों को लिटरली नहीं अपनाया जा सकता। एक बात और ध्यान रखने की है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में, हम सब जानते हैं कि औद्योगिक सभ्यता की बहुत ही बुनियादी और रेडिकल आलोचना की है। अब उस आलोचना को अगर आप लिटरली पढ़ें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे गांधी जी उस आलोचना में डॉक्टरों की आलोचना करते हैं, उस पुस्तक में रेल की आलोचना करते हैं, अगर आप उसको लिटरली पढ़ें तो बहुत विचित्र स्थिति बनती है। अगर आप उस स्पिरिट को समझें कि डॉक्टर की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए तो बात समझ में आती है। अगर आप इस स्पिरिट को समझें कि अगर ट्रेन है, रेल है, तो इस तरह चले कि जीवन के बाकी सुरताल में व्यवधान न उत्पन्न करे तो बात समझ में आती है, वरना नहीं समझ में आती। तीसरी और अंतिम बात ये, हम इस बात को ना भूलें, हम गांधी जी के हिंद स्वराज को बहुत केंद्रीय टेक्स्ट मानते हुए भी ये ना भूलें कि वो अकेला टेक्स्ट है। गांधी जी ने उसके बाद भी बहुत सोचा और लिखा। और मैं केवल एक प्रतीकात्मक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कराची का जो प्रस्ताव था, सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव, जिसमें इस बात का संकेत किया गया था कि जब भी कांग्रेस को सत्ता मिलेगी तो स्वतंत्र भारत में सरकार की नीतियां क्या होंगी, तो उसमें डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल लिबर्टीज, स्त्री पुरुष समानता, दलित उत्पीड़न का निषेध आदि आदि चीजें तो थी ही। उसमें यह भी था
कि हैवी इंडस्ट्रीज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, हैवी इंडस्ट्रीज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी दोनों चीजें, बड़े उद्योग भी होंगे और सरकार उनको कब्जे में रखेगी अपने। इसका मतलब सरकार काफी ताकतवर होगी उस लिहाज से। अब गांधी जी कोई बहुत भोले व्यक्ति नहीं थे कि इस प्रस्ताव के अभिप्राय को ना समझ पा रहे हो। महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रस्ताव उस समय कांग्रेस में वामपंथी माने जाने वाले जवाहरलाल जी और सुभाष बोस ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। कांग्रेस में दक्षिणपंथी माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और औद्योगिक सभ्यता के घोर विरोधी माने जाने वाले महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को कांग्रेस में पेश किया था। तो वी हैव टू लुक एट दीज थिंग्स इन अ हिस्टोरिकल डायनेमिक। और बहुत सीधी सी बात हम आपके सामने रख रहे हैं, मतलब हम सब अपने सामने रखें कि आज एक मजेदार बात यह है कि औद्योगिकरण भी उस स्थिति में पहुंच रहा है कि धीरे धीरे वो स्थितियां बन रही हैं कि शायद उद्योगों से जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर लेबर होता है उसकी शायद जरूरत नहीं है। अपने अपने घर पे रह के आप काम कर सकते हैं, अपने अपने इसमें रह के आप काम कर सकते हैं। तो एक अपेरेंटली लगता है कि जैसे फ्रीडम हो रही है लेबर की, लेकिन दूसरी तरफ वेल्थ का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो फोकस उस पर करने की जरूरत है। यानी मैं व्यक्तिगत रूप से ये नहीं समझता कि आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अनडू कर सकते हैं। दैट्स इम्पॉसिबल एंड दैट इज नॉट ऑल्सो डिजायरेबल, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कोई विकल्प नहीं है अगर आप गरीबी और बदहाली को दूर करना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे मनुष्य अपने अनुभव से सीखता है, आज से 50 साल पहले कोई एनवायरनमेंट की परवाह नहीं करता था दुनिया भर में, आज हम एनवायरनमेंट के प्रति सचेत हैं। आज कोई भी इंडस्ट्रियल काम आप करें, कोई भी बांध बनाएं, कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगाएं, तो थ्योरेटिकली, असल में होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन थ्योरेटिकली आप स्थानीय लोगों की चिंता करते हैं, पर्यावरण की चिंता करते हैं। That is how you learn, but you just cannot undo industry. You just cannot undo industrial civilization. You can make it better, you can make it more human, but you cannot undo it. And in that sense, मुझे लगता है कि Nehruvian approach is much more pragmatic and also much more theoretically sound. शुक्रिया सर। इससे पहले हम आगे बढ़े, लास्ट के 2 सवाल, एक आयुष से और एक अमित नीचे हैं, उनका एक सवाल जो छूट गया है। अमित, मैं आपको इनवाइट भेज रहा हूँ, आप प्लीज ऊपर आए। और मैं संजय सर आपकी तरफ आता हूँ, आप कुछ कहना चाहें प्लीज जरूर कहें। संजय सर नमस्ते। संजय सर। जी मनीष नहीं, मैं मुझे कुछ इसमें ऐड नहीं करना है। सर काफ़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, जो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। बल्कि सर से थोड़ा बहुत ये भी पूछिए कि किस तरह से, या मैं ही सर से ये पूछ लेता हूँ कि किस तरह से नेहरू की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया को डिफाइन करती है। ऑफ कोर्स करती है। और जी सर, उसके बारे में भी देखिए थोड़ा। संजय जी, इसका तो सीधा एक उदाहरण है। यूक्रेन में आप नेहरू को दिन रात कोसने वाले लोग यूक्रेन के प्रसंग में क्या कर रहे हैं? वो अमेरिका के साथ पूरी तरह नहीं जा पा रहे और सोवियत संघ की भी पूरी तरह समर्थन नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू कैन नॉट एंटेगोनाइज वन कैंप अगेंस्ट द अदर, एज सिंपल एज दैट। जबकि आज तो थ्योरेटिकली बाइपोलर वर्ल्ड है ही नहीं। आज तो ऐसा मान लिया गया है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया गया है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है। फिर भी आप यूएनओ में वीटो पर एब्सटेन कर रहे हैं, इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन कर रहे हैं। दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज यू कैन नॉट। देखिए, हिंदुस्तान की जो विशेष स्थिति और हिंदुस्तान की जो अपनी आकांक्षाएं हैं, उनमें यू कैन नॉट, जैसे नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंत में लिखा है कि हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय नियति यह है कि या तो हिंदुस्तान बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा या कोई भूमिका नहीं निभाएगा। और निर्णायक भूमिका आप तभी निभा सकते हैं जब आप इस या उस गुट से अलग हटके अपने लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चार्ट आउट करने की कोशिश करें। अब आजकल के नौजवान उस बात के महत्व को शायद नहीं समझते हैं, और इतिहास बोध की कमी हुई है, और उसमें कांग्रेस सरकारों के कारनामों का कम योगदान नहीं है। वरना आप कल्पना कीजिए कि जहां सारी दुनिया में एक तरफ ये था कि साहब या तो आप सोवियत संघ के पिछलगुआ बनिए या अमेरिका के पिछलगुआ बनिए,
या तो आप सीटो ज्वाइन कीजिए या घुमा फिरा के वार्सा पैक्ट या उसका कोई संस्करण ज्वाइन कीजिए। उस समय नेहरू की पहल करने पर दुनिया भर के जो तीसरी दुनिया कहलाती थी, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूगोस्लाविया जैसा यूरोप का देश, वो एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पावर ब्लॉक बने, थर्ड वर्ल्ड बने, नॉन अलाइन मूवमेंट बने। ये हिंदुस्तान के नेतृत्व का रूप था। ये उसी बात का एक रूप था कि या तो हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हम कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि अगर आप अमेरिका या रूस के साथ लग जाएं तो आप अपने आप में कितने भी बड़े देश हों, अंततः यू आर अ जूनियर पार्टनर। आज फ्रांस नाटो की यूक्रेन पॉलिसी को लेकर कितना भी छटपटा ले, लेकिन वो एक सीमा के बाद कुछ नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज इट। इसलिए आपने बहुत अच्छे वाक्यांश का प्रयोग किया कि नेहरू की विदेश नीति आज के भारत को डिफाइन करती है और उससे विचलन घातक होगा भारत के लिए। सौभाग्य से गरियाने उरियाने के बावजूद अंततः स्पिरिट में आप उसी विदेश नीति को फॉलो कर रहे हैं, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि करते रहें। जी, शुक्रिया सर। और लास्ट के 2 सवाल, एक आयुष का और एक अमित का। आयुष, आपकी तरफ आते हैं और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप क्वेश्चन को एक सिंगल एंड में फ्रेम करें ताकि हम ज़्यादा समय ना लें। जी आयुष। Thank you so much, Manish ji. Greetings, Purushottam sir. I believe that my question is somehow or the other very similar to what Sanjay sir mentioned about Nehruvian foreign policy. And there's a reason for this, that why I'm asking this question. I'm the student of international relations and have been studying the foreign policy since 1947. Sir, when you see that about the Nehruvian foreign policy, so I believe that majority of the thought somehow or the other only draws to the criticism, right? But there need to be another thought that need to be drawn up, that the so-called foreign policy that was being adopted by Nehru was that of a pragmatic understanding where the world was busy, as you mentioned, between the conflicts from the east to the west. It was more of an understanding and aligning with the countries which is uniform to you, as you mentioned, like Africa, Asia, and Latin America, and then further valuing it, playing it, maneuvering it when the situation demanded. How do you see that, sir? Very similar to Sanjay's question, but again, wanted to have your I opinion couldn't on agree that. with you more. You are absolutely right. I mean, Nehruvian foreign policy, contrary to some people's perception that it was a vague idealism, no. It was deeply rooted in pragmatic and very pragmatic understanding of the world. You are absolutely right. And that gave India an initiative, that gave India a role of leadership, and it made a lot of difference to India and to other countries. I mean, let me give you a very down-to-earth example. In 50s, by early 60s, we had 4 or 5 IITs. The Institute of Technical and Engineering Training, which were unimaginable outside the first world. Now, one of these IITs was established with the support of Soviet Union. The other was established with the support of Britain. The third one was with the support of USA, and fourth probably with the support of Germany. So this was a very interesting situation. Bhilai was established with the help of Soviet Union. Durgapur was established with the help of West Germany. Because of the non-aligned foreign policy, to put it that way, neither the US bloc nor the Soviet bloc, none of them could take India for granted. Both of them were in a way forced to woo India constantly and to keep India on their side, to keep India on the right side of the flank. And therefore, I completely agree with you that it was not merely idealism. It was a very, very sensible, far-reaching, far-sighted, practical policy adopted by Nehru's India. You have made a very valid point. जी, थैंक यू सर। अमित। जो मेरा पहला सवाल था वो एक्चुअली बातचीत हो चुकी है उस पे, तो वो सवाल नहीं है। मैं बस बहुत एक छोटा सा एक सवाल या क्लैरिटी करना चाहूँगा पुरुषोत्तम सर से कि मैं ये जानना चाहता कि नेहरू जी के बाद जब इंदिरा गांधी आई हैं तो वो रिलेशनशिप विथ यूएसएसआर और जो सोशलिज्म की जो प्रैक्टिस थी वो ट्रांजिशन कैसे हुआ और वो 70s में कैसे ग्रो किया या इम्प्लीमेंट कैसे हुआ। मैं बस एक
ब्रीफ समझना देखिए, चाहता मुझे था उसके लगता बारे है में। कि इंदिरा जी ने जो किया वो वक्त की मांग के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। हम जब कभी भी अपने या किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि दूसरा जो पक्ष है उसका क्या रवैया है। यूएसए वॉज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बेलिजरेंट टुवर्ड्स इंडिया. They were supporting Pakistan. At China, they did not have good relations, but they were constantly supporting Pakistan in various matters. They were constantly encouraging Pakistan. And they were creating a situation in which India had two options very narrowly defined. Either you go totally with USA or you do whatever you feel like. I think Indira Gandhi did the smartest thing to enter into an alliance or treaty of cooperation with Soviet Union. And the result we saw in 1971. Let me remind you that to the best of my knowledge, this was unprecedented, and this is unprecedented in the history of even till today, that one of the veto countries used the veto power thrice in a span of 14 days. Starting from 3rd of December 71 to 16th of December 71, Soviet Union vetoed all attempts by USA, Britain and France to prevent the liberation of Bangladesh and to force India to go to negotiation, so-called negotiation table with the US, Pakistan. This was the result of Indira Gandhi's foreign policy, that you could really take care of Pakistan in that war. And this was, the veto was used by Soviet Union thrice in 14 days. Otherwise, just imagine the situation, what would have happened. If there was a UN mandate and if America was in all mood, in all mentality to force India, if necessary by force, by sending UN forces. So Indira Gandhi did the smart thing. Again, I would say, it's not a question of, you see, in foreign policy, as the previous friend rightly pointed out, non-alignment was not merely idealism. It was not empty idealism at all. It was rooted in a very astute understanding of international situation, very astute understanding of the dynamics of superpower rivalry, and at the same time, with a clear perception of India's possible role in world affairs. And I'm very convinced about it. I mean, one can criticize Nehru for many things. I criticized him for neglecting primary education and other things. I criticize in my book also on the lack of attempt to spread progressive consciousness amongst Muslim community. But so far as foreign policy is concerned, I see no problem. In fact, it is the best foreign policy and it continues to be the best till today, so far as the interests of India are concerned. जी, थैंक यू सर। आयुष और अमित, आपका सवाल चूंकि हो चुका है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने आप को ऑडियंस में ले जाएं। थोड़ा स्पीकर पैनल मैनेज करने में सहायता होती है। और रविंद्र सर, आपका स्वागत है। आपका कोई सवाल हो पुरुष सर से तो प्लीज़ आप रखिए, और फिर ये आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल होगा, और फिर विकास आपकी तरफ आऊँगा मैं। जी रविंद्र जी। जी, धन्यवाद मनीष जी, और नमस्कार पुरुषोत्तम जी। मैं जी मेरा सवाल एक तो यह है कि मैं नेहरूवियन पॉलिसीज की शुरुआत की जो भी उन्होंने प्लानिंग कमीशन के जरिए किया है, उसका जो है हम लोगों को बहुत लाभ मिला, और एक भारत के अंदर नेचुरली उसका जो है एक मजबूत फाउंडेशन बनी। लेकिन उसका जो है अंत क्या निकला, उस प्रैग्मेटिज्म का मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। जहाँ पे एक तरफ बाद में जो है खुद जो है 70 के दशक में रेटिपिज्म, ब्यूरोक्रेटाइजेशन को जो है कहा गया, और दूसरी तरफ जो है पूंजी का संकेंद्रण हुआ, और बाद में कांग्रेस ने ही उनकी नीतियों को शुरुआत में डंप किया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया, जिसको आज जो है हम नवोदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। तो इसको किस रूप में आप देखें? देखिए, पहली चीज तो ये कि नेहरू को हम 1964 तक के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उसके बाद के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गिरवी पर्स खत्म करना, ये सही था या गलत था, ये अलग सवाल है, लेकिन इसके लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कोई स्थिर चीज नहीं होती। कोई भी ऐतिहासिक घटनाक्रम स्थिर नहीं होता, चीजें बदलती हैं, उसके अनुसार आपको बदलना होता है। तीसरी बात जो मैंने अपनी बातचीत में शुरू में ही संकेत किया कि आप लिबरलाइजेशन कर सके, प्राइवेटाइजेशन कर सके, कोटा परमिट सिस्टम खत्म कर सके, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो इकोनॉमिस्ट खुद मानते हैं
was strong economic fundamentals. What do we mean by strong economic fundamentals? कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे वो मजबूत थे, इन्वेस्टमेंट मजबूत था, और अभी जब हमने डिमोनेटाइजेशन के तमाशे के दिनों में देखा कि हमारे यहाँ जो कैश सर्कुलेशन था वो इतना बुरा नहीं था कि उसके आधार पर आप ये कहने लगे कि साहब ब्लैक मनी छा के रह गया है सारे मुल्क में। उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इसलिए मैं मानता हूं ऑन द होल, ऑफ कोर्स देयर आर पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. Nehru himself was realizing it towards the end of his life that public sector is not delivering the goods the way it was expected to deliver. That's all true and fair enough. But the point is that the essential policy orientation to my mind was absolutely right. Implementation में कमियां नेहरू के समय में भी रही हो सकती हैं, बाद में और बढ़ गई हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जब हम किसी ऐतिहासिक परिघटना पर विचार करें तो उसके तत्व को समझें, और तत्व मेरी दृष्टि में यह है कि आप किसी भी हेल्दी इकोनॉमी में ना तो पूरी तरह सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हवाले कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन सोवियत और चाइनीज काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिज्म, और ना ही आप हर चीज को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर सकते हैं. दैट टू माय माइंड इज द एसेंस ऑफ नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसी, that there has to be a balance, there has to be some kind of regulation, there has to be a regulation of monopolies, there has to be some kind of control over the processes through which one or two houses go on growing and controlling all economic resources of the country. That's not good. That's not good for the health of economy, and that's not good for the health of democracy, as we are seeing in our everyday life today. जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रविंद्र सर, आपका कोई और सवाल हो तो आप बताएं, और फिर हम विकास आप एक बार रूम रीसेट करें, हम समराइज करते हैं और फिर लास्ट स्टेटमेंट लेते हैं। जस्ट इसमें मैं जो कह रहा हूँ, मतलब मैं भी उस चीज को जानने के ही उसमें हूँ, और जो पुरुषोत्तम जी ने इशारा किया मैं उससे सहमत हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि क्या नेहरू अकेले ही चलते रहे, और उसमें जो जैसे कि कलेक्टिव लीडरशिप को डेवलप करना जो शुरुआत में ही होनी चाहिए थी, जो कि बाद में आप कह रहे हैं, तो एक तरफ उनको कहीं न कहीं से अपने जीवन में ही ज्यादा से ज्यादा जो राइटिस्ट फोर्सेस थी वो कांग्रेस के अंदर ज्यादा बढ़ रही थी, और चुनाव की भी एक जो है बाध्यता बाद में जो कई जो है पार्टियों के अंदर भी हम देखते हैं कि किस तरह से उनको अपनी चुनावी वादों के लिए या उसकी बाध्यताओं के लिए जाति से लेके बाकी चीजों में जाना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो सब चीजों के साथ भी प्रेगमेटिज्म उससे भी जाता है और प्रभावित करता है अल्टीमेटली आपके जो जिसको नेहरूवियन पॉलिसी कह रहे हैं, या एक लॉन्ग टर्म जो गोल था वो कंप्रोमाइज होता है और कंसोलिडेशन होता है, कैपिटल का भी और रेट्रिब्यूशन भी, ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी इसमें बढ़ता है। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम नेहरू को अप्रोच कैसे करें। एक ये है, जैसे अभी जो एक मित्र संकेत कर रहे थे कि वहाँ चैट बॉक्स या जो भी उसको कहते हैं, बैकग्राउंड में लोग जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, एक तो वो ढंग है अप्रोच करने का कि आप एक तरह के स्कैंडल और बेहूदी बातों के जरिए ही आप एक आदमी को एसेस करें, चाहे वो नेहरू हो चाहे कोई। दूसरा ये है कि आप उसके हिस्टोरिकल रोल को एक ऑब्जेक्टिव डिस्पैशनेट ढंग से एसेस करें, और उसका पर्पज ये होना चाहिए कि आप आगे के लिए क्या सीखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, एवरीडे पॉलिटिक्स के चलते आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप राइट विंग फोर्सेस को उतना कंटेन नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, मे बी यू आर अ डेमोक्रेट ड्यू टू दैट और वॉट एवर, या लीडरशिप को उतना, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश नेहरू ने की थी, लेकिन खैर वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल सही है ये। देखिए, मैं ये बात बार बार कहना चाहता हूँ आप सब दोस्तों से कि मैं नेहरू का या किसी का भी भक्त नहीं हूँ। I try to assess every historical individual or every historical persona or incident or phenomenon in a as far as possible objective way, with the aim of learning for future. I go back to history in order to grasp the essence, the fundamental lessons, in order to make my future better. It's from this point of view, I think we can learn a lot from Nehru. We can assess his mistakes. We can kind of think of ways of not those mistakes not being repeated. But I am
I am firmly of the opinion that essentially his politics, his economic policy and his foreign policy were in the right direction. मनीष जी, अब समाप्त किया जाए, मंगेश 1.5 घंटा हो गया। बस सर, बिल्कुल सर, अब समाप्ति की ओर है। मंगेश आप हैं। एक छोटा सा सवाल है, आप कहें तो मैं पूछूं और फिर बिल्कुल हम समाप्त कौन करेंगे पूछना है सर। सवाल? सवाल ऑडियंस हाँ, से है पूछिए। सर, और सवाल है कि आयरिश राष्ट्रवाद की अवधारणा से नेहरू के समाजवाद की अवधारणा कहां तक प्रभावित दिखती है, या यह किस तरह प्रासंगिक है? अरे यार, मतलब उस समय दुनिया भर के लोग एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे, बेशक प्रभावित है, आयरिश राष्ट्रवाद से प्रभावित है, इटली और जर्मनी के चिंतन से प्रभावित है, खुद इंग्लैंड के जैसे फेबियन सोशलिज्म कहा जाता है उससे प्रभावित है, मार्क्सवाद से प्रभावित है, गांधीवाद से और भारतीय चिंतन परंपरा से प्रभावित है। तो प्रभावित, देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो दुनिया भर के जो भी अनुभव उसकी जानकारी में आते हैं, जो भी उसको प्रासंगिक लगते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करता ही है। तो इसमें बिल्कुल। है, नेहरू प्रभावित है इन सब चीजों से, यस ऑफ कोर्स प्रभावित है निश्चित रूप से। जी सर, और जिस सवाल है, मैं आपसे भी और सभी से ये भी अनुरोध करूंगा कि हमें, मतलब हम लोगों को सवाल रखने भी आने चाहिए, पहली बात। और सवाल रखने के लिए हमें पढ़ना आवश्यक है, बहुत ज्यादा पढ़ना मनीष जी, पड़ेगा। अगर आप अन्यथा ना लें तो मैं एक बात कहूँ। जी बिल्कुल सर। एक विचित्र प्रवृत्ति वो सदा से रही है मनुष्य में और सोशल मीडिया के दिनों में बहुत बढ़ गई है, और वो ये है कि हम हर चीज का समाधान 4 मिनट की बातचीत में खोज लेना चाहते हैं, और ऐसा होता नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सही सवाल पूछने की भी एक कला होती है, और उसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं कुछ पढ़ें, लिखें, सोचें, अपने ढंग से चीजों को एक्सेस करें और फिर उसको सबके सामने विमर्श के लिए, बातचीत के लिए रखें। जहां हमें लगे कि हमारे आकलन में कुछ कमी है उसको ठीक करें, जहां दूसरों को लगे कि वो हमारे आकलन से सीख सकते हैं वो हमसे सीखें। डिस्कोर्स इसी को कहते हैं, संवाद इसी को कहते हैं। एनीवे, चलिए आगे। जी बस मैं लास्ट कमेंट आप कुछ देना चाहें हम लोगों को सलाह के तौर पर, और कुछ इस तरह से कि हम किस तरह से और बेहतर इस तरीके के विषयों को समझ सकते हैं, आप इस पर कुछ बात कहें सर, और उसके बाद फिर हम आज के रूम को समाप्त करें। नहीं, मुझे तो केवल ये कहना है कि मुझे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मैं स्पष्ट कहूं कि मुझे बातचीत के जिस स्तर की अपेक्षा थी उससे बहुत ऊंचे स्तर पर ये बातचीत थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चूंकि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हूँ, कई लोगों से कई मौकों पर बात करने का अवसर मिलता है, और इस बात से बड़ी खींच होती है कि आमतौर से लोग या तो नितांत बेसिक सवाल पूछने लगते हैं बिना कुछ जाने, और या फिर निहायत ही घिसे पिटे और एक तरह से व्यर्थ के अफवाहों पर आधारित सवाल पूछने लगते हैं, जिन्हें सुनकर झल्लाहट होती है, कोफ्त होती है। मैं बहुत खुश हूं और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आज की सारी बातचीत में इस तरह का एक भी सवाल नहीं था, और ये स्पष्ट हो रहा था कि जो भी लोग इस बातचीत में हिस्सा ले रहे थे, या कम से कम जिन्होंने अपनी बात कही, वो स्वयं अपने अपने ढंग से तैयारी के साथ बात कर रहे थे, पढ़ लिख कर, और जो सवाल उन्हें उद्वेल करते हैं उन पर सोचकर बात कर रहे थे। और इसलिए ये बातचीत मेरे लिए एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस थी। बहुत आभार इसका आप लोगों को, इसके लिए आपका बहुत आभार। और आगे का जहाँ तक है तो बंधु, आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, उसका कोई विकल्प नहीं। अच्छी तरह पढ़िए, और ये सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये संभव है कि हम लोग स्कूल कॉलेज में जिस तरह के स्टडी सर्कल एक कमरे में बैठ के करते थे, किताब पढ़ी और फिर बैठ के बात कर रहे हैं, आप लोग ये वर्चुअली कर रहे हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के किसी भी देश में रह के कोई आदमी इसमें बात कर सकता है। तो ये सिलसिला जारी रखिए, बेहतरीन किताबें पढ़िए, उन पर विचार कीजिए, और इसी तरह हर 10वें 15वें दिन जैसे आप लोग करते हैं, किसी एक व्यक्ति को बुला करके उससे बातचीत कीजिए। और इसमें I don't think I can make any other very concrete suggestion. What you are doing is absolutely right. Please continue with that.
मनीष जी, एक निवेदन सबकी तरफ से पुरुषोत्तम जी से कि वे पुनः समय निकाल सकें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो जब 1 भी। महीने बाद देखेंगे, तो इस अभी नहीं। जी, तो इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नेहरू के बारे में और बहुत से पक्ष हैं जिनके बिल्कुल बारे में करेंगे, बात लेकिन की अभी नहीं। अभी कम से कम अगले महीने 1.5 महीने में बहुत व्यस्त हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे तो जरूर बात करेंगे। अभी महीने 1.5 महीने नहीं हो पाएगा। जी, कोई जी दिक्कत नहीं सर, और इतनी कोई जल्दी जी भी नहीं है। तब तक हम भी थोड़ा परिपक्व हो जाएंगे। और आज है ना, आज जो सवाल मलाई की तरह निकले हैं, और उम्मीद करेंगे कि वो सवाल अब घी की क्या तरह बात है, निकले, है ना। बहुत है ना, बढ़िया पकड़ दिया आपने। तो हम इसी नोट पर आज की बातचीत खत्म करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी सभी साथियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं 5 की गिनती में आज का रूम बंद करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि। 5, 4, 3, 2, 1। धन्यवाद, धन्यवाद। This video was made possible by Creative Contents.